नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल। बड़ी खबर का रुख करेंगे देहरादून में। कोहरे से हुई सुबह की शुरुआत। मौसम विभाग ने मैदानी क्षेत्रों में दी घने कोहरे की चेतावनी। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, पौड़ी में घने कोहरे की चेतावनी। 5 और 6 जनवरी को बारिश बर्फबारी की भी संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 5 और 6 जनवरी को मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है बारिश और बर्फबारी की। इसी के साथ ही मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाए रहने की भी चेतावनी जारी की गई है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, पौड़ी में घने कोहरे की भी चेतावनी जारी की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 5 और 6 जनवरी को बारिश और बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग ने जारी किया है पूर्वानुमान। ऐसे में मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाए रहने के भी आसार जताए गए हैं। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का माहौल देखा जाएगा, क्योंकि अब मौसम विभाग ने जिस तरह से मौसम को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया है। हाँ देखिए, बिल्कुल विशाल, देहरादून में कोहरे से सुबह की शुरुआत हुई है और ऐसे में मौसम विभाग ने 1 से 2 दिन मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। और साथ ही साथ जिस तरह से देखा जाए, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल में के मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे की चेतावनी ये जारी की गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि 5 से 6 जनवरी को मौसम विभाग ने बारिश की और बर्फबारी की संभावना जताई है। तो निश्चित तौर पर बर्फबारी और बारिश होने के अनुमान जताया जा रहा है। तो 5 और 6 में अगर ऐसा होता है और पूर्व अनुमान जो है उनका सही साबित होता है, तो निश्चित तौर पर जिस तरह से बारिश और बर्फबारी होगी उससे और ठंड बढ़ेगी और साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों में जो है और कोहरा बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से मॉइस्चर पैदा होता है उसके बाद जो है बारिश के बाद और फिर हवा का रुख होता है, तो निश्चित तौर पर कोहरा जो है, घना कोहरा छाया रहता है, उसमें जो है विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे में मौसम विभाग ने चेतावनी सुनाई है। साथ ही तापमान में भी गिरावट आ सकती है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ठंड बढ़ेगी। शीतलहर का प्रकोप पहले से ही जो है सरकार ने और मौसम विभाग ने जताया था, तो उसको लेकर के बैठक भी सरकार ने की थी कि कोई खुले आसमान के नीचे न सोए, जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ जो जहाँ क्षेत्र में अलर्ट है वहाँ प्रशासनिक तौर पर अलर्ट रहे, चेतावनी जारी की जाए, वीडियो जारी करके लोगों को इससे अवेयरनेस किया जाए। तो निश्चित तौर पर अब जो है लगातार इसको लेकर लोगों को अवेयरनेस किया जा रहा है कि कोहरे का प्रकोप रहने वाला है। तो ऐसे में विजिबिलिटी कम रहेगी, वाहनों से निकलने वाले लोग जो है थोड़ा एहतियात के तौर पर चले। और साथ ही साथ इसको लेकर के जो चिकित्सक है उन्होंने भी जारी किया है कि जिस तरह से कोहरा रहेगा और शीतलहर का प्रकोप रहेगा तो ठंड बढ़ेगी। ऐसे में जो सांस के रोगी है, जो दिल के मरीज हैं, उनको जो है थोड़ा एहतियात बरतने की आवश्यकता है। वो तो जब धूप निकले तभी घरों से बाहर निकले, उससे पहले ठंड में जो है वो थोड़ा अपना बचाव रखे। तो जो इसको लेकर के पूरी तरह से अलर्ट जारी किया गया है और निश्चित तौर पर जो सरकार है, प्रशासनिक अधिकारी है, वो लोगों को अवेयरनेस करते नजर आ रहे हैं। जी योगेश, ऐसे में शीतकालीन चारधाम यात्रा भी जारी है और बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुंच रहे हैं उत्तराखंड में, चाहे नए साल का जश्न मनाने के लिए हो या फिर शीतकालीन यात्रा का। तो ऐसे में क्या माना जाए, किस तरह की तैयारियां भी हैं, क्योंकि मौसम लगातार गड़बड़ा रहा है। हाँ देखिए, बिल्कुल इसको लेकर के पुष्कर सिंह धामी जो है मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो है लगातार जो है अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नए साल को लेकर के पर्यटक आ रहे हैं और ऐसे में बर्फबारी और बारिश की संभावना रहेंगी। शीतकालीन यात्रा भी है, तो ऐसे में किसी यात्रा में या किसी पर्यटक को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, उसको लेकर के तो जो रेन बसेरे हैं, अलाव की व्यवस्था है, उनको बढ़ाया जाए। साथ ही साथ व्यवस्थाओं को में इजाफा किया जाए। तो इसको लेकर के अधिकारी जो है अब जो है रेन बसेरों की व्यवस्थाओं को थोड़ा और दुरुस्त कर रहे हैं। जो अलाव की व्यवस्था है उसको बढ़ाया जा रहा है, ताकि जो है कोई भी अगर राहगीर या जो है पर्यटक आता है या जो चारधाम यात्रा के लिए यात्री कर रहे हैं, उनको किसी प्रकार की समस्या ना आए, रहने के लिए कोई व्यवस्था हो, कि लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। और इन बसेरों में उनके रहने की व्यवस्था हो सकती है, अलाव की व्यवस्था रहेगी, ताकि जो है अगर ठंड लगती है तो उससे बचाव के लिए वो अलाव का सहारा ले सकते हैं। तो इसके लिए जो है जो आदेश है वो जारी किए गए हैं, उसको लेकर जो अधिकारी है वो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते नजर आ रहे हैं। जी योगेश, ऐसे में क्या माना जाए, एक अच्छा खासा बजट भी दिया गया है मुख्यमंत्री की ओर से शीत लहर से बचने के लिए। तो ऐसे में कहां कहां पर अलाव की व्यवस्था और रेन बसेरों की व्यवस्था की जा रही है शहर में। देखिए विशाल, जिस तरह से देखा जाए कि अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अलाव की व्यवस्था की जाए, तो और इसके लिए बजट भी अलग से जारी किया जाता है। तो उसको लेकर के जो है चौक चौराहों पर जो है और मुख्य सड़कों के किनारे जो है ये जहाँ पर भीड़ भाड़ का इलाका रहता है वहां पर जो है अलाव की व्यवस्था को करने के लिए कहा गया है और वहां पर जो है अलाव की व्यवस्था की जा रही है, ताकि जब वहां से अगर किसी को जा रहे हो और किसी को ठंड की लग रही हो तो वो वहां पर जो है अलाव का सहारा ले सकता है। तो उसके लिए जो है
काफी बजट जारी किया गया है। उस बजट के चलते जो है अलाव की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि ये भी निर्देशित किया गया है कि अगर इस तरह की व्यवस्थाओं में कहीं जो है खामियां पाई जाती है तो वहां के जो अधिकारी हैं उनको से जवाब तलब किया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर, नगर प्रमुख के 2 नामांकन निरस्त, अध्यक्ष के 32 और सभासद के 168 नामांकन कैंसिल। 32 में से 20 नामांकन अध्यक्ष पद के लिए भी निरस्त किए गए हैं और 12 नामांकन अध्यक्ष नगर पंचायत की जांच में भी निरस्त किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में नामांकन पत्र निरस्त किए गए हैं और 32 में से 20 नामांकन अध्यक्ष पद के भी निरस्त किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 12 नामांकन अध्यक्ष नगर पंचायत की जांच में भी निरस्त किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर नगर प्रमुख के 2 नामांकन भी निरस्त किए गए हैं और अध्यक्ष के 32 और सभासद के 168 नामांकन पत्र कैंसिल किए गए हैं। और लक्सर से बड़ी खबर, पंजाब के किसान आंदोलन का लक्सर में भी असर। लक्सर जंक्शन से गुजरने वाली कई ट्रेनें हुई रद्द। देहरादून अमृतसर एक्सप्रेस 2 जनवरी से 8 जनवरी तक की गई है रद्द। पंजाब में किसानों ने दी है पटरी ब्लॉक करने की चेतावनी। उत्तर रेलवे मुरादाबाद ने जारी किया आदेश। ट्रेन रद्द होने से यात्रियों की भी बढ़ी है मुश्किलें। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रेनों को रद्द किया गया है और लक्सर से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों को इस दौरान रद्द भी किया गया है। पंजाब में चल रहे आंदोलन के कारण ट्रेनों को रद्द किया गया है। ऐसे में यात्रियों की बड़ी परेशानी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल ने आदेश जारी कर दिए हैं और ऐसे में कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। और संवाददाता गोविंद चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किन ट्रेनों को रद्द किया गया है? देखिए विशाल, जिस तरह से पंजाब में किसानों का लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, तो उसका आंदोलन का सीधा सीधा असर अब उत्तराखंड पर भी पड़ता नजर आ रहा है। खासकर हम लक्सर की बात करें तो लक्सर से जो चलकर जो है देहरादून अमृतसर एक्सप्रेस है, वो यहाँ पर रद्द कर दी गई है। इसको 2 जनवरी से 8 जनवरी तक रद्द किया गया है। ऐसे में जो सहारनपुर, अंबाला, हरियाणा, पंजाब जाने वाले जो यात्री है, उनको काफी परेशानी यहाँ पर करनी पड़ सकती है। इसको लेकर जो उत्तर रेलवे मुरादाबाद की ओर से आदेश एक जारी किया गया है और उस आदेश में जो है जो देहरादून अमृतसर एक्सप्रेस है उसको निरस्त कर दिया गया है। और पंजाब में जो आंदोलन किसानों का चल रहा है, उस आंदोलन में जो किसानों ने जो है रेल की जो पटरियां हैं उसको ब्लॉक करने की यहाँ पर चेतावनी जारी की थी और जिसके बाद अब उत्तर रेलवे ने देहरादून से अमृतसर जाने वाली जो ट्रेन है उसको 7 दिन के लिए रद्द कर दिया गया। इसके अलावा अगर बात करें तो खासा असर अब रेल यातायात पर विशाल पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे पहले की अगर अब हम बात करें तो जिस तरह से मुरादाबाद नखलऊ रूट है, उस पर जो है यहाँ पर बालामऊ रेलवे स्टेशन पर यार्ड मॉडलिंग का कार्य हो रहा है, जिसको 50 दिन मेगा ब्लॉक यहाँ पर रखा गया है। ऐसे में कई ऐसी ट्रेनें हैं जो यहाँ पर रद्द हुई है, कुछ किसान आंदोलन के चलते और कुछ जिस तरह से रेलवे स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य उसके चलते। तो ऐसे में जो है अब रेल यातायात पर गहरा प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, कुछ ट्रेनों का रूट यहाँ पर बदला गया है। ऐसे में यात्रियों की यहाँ पर परेशानी बढ़ना लाजमी दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे पहले की अगर बात करें तो कोहरे के कारण दिसंबर 2024 से जो फरवरी 2025 तक यानी 3 महीने के लिए 30 ट्रेनें पहले ही यहाँ पर निरस्त की हुई हैं। अब जनवरी और फरवरी में भी यात्रा करने वाले जो यात्री होंगे उनको परेशानी होगी। और दरअसल अगर बात करें तो जिस तरह से मुरादाबाद नखलऊ रूट के जो बालामऊ रेलवे स्टेशन पर जो रेलवे ने 1 जनवरी से यार्ड रिमॉडलिंग का काम यहाँ पर शुरू किया है और यह काम 19 फरवरी तक ये लगातार यहाँ पर चलेगा और 50 दिन के इस मेगा ब्लॉक के दौरान जो लक्सर, रुड़की, हरिद्वार से होकर चलने वाली जो ट्रेन है
जो रेल मुख्यालय ने अलग अलग यहाँ पर तिथियां में यहाँ पर ट्रेनों को रद्द किया है। और इसी की अगर बात करें तो जिस तरह से कानपुर जम्मू तवी सुपरफास्ट है, उसको 50 दिन पूरे बंद करने का यहाँ रेलवे ने निर्णय लिया है। धनबाद फिरोजाबाद की अगर बात करें तो उसको भी निरस्त किया गया है, जिसको 12 से 18 फरवरी तक निरस्त किया गया है। तो अलग अलग तिथियों में ये ऐसी कई ऐसी ट्रेनें हैं जिनको यहाँ पर बंद किया गया है। सुपरफास्ट एक्सप्रेस की हम बात करें तो 16 से 17 फरवरी तक इसको रद्द किया गया है। इसके अलावा लक्सर रुड़की हरिद्वार की जो रूट की ऐसी 6 ट्रेनें हैं जिनको डाइवर्जन करके यहाँ पर चलाया जाएगा। तो ऐसे में किसान आंदोलन और जिस तरह से रेलवे रिवाइवलिंग का यहाँ पर ये कार्य हो रहा है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं गहरा प्रभाव रेल यातायात पर पड़ता दिखाई दे रहा है। विशाल गोविंद, ऐसे में क्या माना जाए कि यात्रियों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से मुरादाबाद डिवीजन ने ये आदेश भी जारी किए हैं, इससे जाहिर सी बात है कि यात्रियों को आवाजाही में काफी दिक्कतें हो सकती हैं। जी बिल्कुल गोविंद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पड़कोट नगर पालिका से बड़ी खबर सामने आई है, जहां निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर कपिल देव रावत का नामांकन एक शिकायती पत्र के आधार पर निर्वाचन अधिकारी ने रद्द कर दिया है। वह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे डॉक्टर कपिल देव रावत ने बताया है कि उनका नामांकन पत्र बीजेपी प्रत्याशी की एक बड़ी साजिश के तहत रद्द किया गया है। जो ये नामांकन जो मेरा निरस्त किया गया, ये मैं ये बोल सकता हूँ कि एक षड्यंत्र ही मेरे साथ किया गया। और यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि अतुल रावत किस प्रवृत्ति का आदमी है, उसका चरित्र क्या है, वो मैं नहीं बल्कि पूरा क्षेत्र उसको जानता है। और मैं उनसे ये निवेदन आप लोगों के माध्यम से मैं इसे ज़रूर पहुँचाना चाहूँगा कि इस प्रकार के कार्य करने से अच्छा अगर आप मेरे साथ चुनाव लड़ते तो दूध का दूध और पानी का पानी होता कि समाज के अंदर किस व्यक्ति ने क्या कर रखा है। पर इस प्रकार की जो कूटनीति है ये मतलब एक शोभनीय नहीं है। इससे तो यही प्रतीत होता है कि आपने मतलब पहले ही मुझसे चुनाव में हार मान ली। देखो आगे का ये है कि इसमें मैं देखूंगा अभी जो भी इसमें हरिद्वार नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया को देखते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए विकास भवन सभागार में मतपेटी की एक दिवसीय परीक्षण कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने कार्मिकों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में सभी को अपने दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा और तत्परता के साथ करना है। वही कार्यशाला में प्रभारी अधिकारियों और मास्टर ट्रेनरों ने मतदान प्रक्रिया में उपयोग होने वाली मतपेटी के संचालन पर विस्तार से परीक्षण भी दिया है। मंगलोर विधायक काजी निजामुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि मंगलोर के चेयरमैन पद के उम्मीदवार चौधरी इस्लाम और उनके साथ भरे गए दोनों पर्चों को निर्वाचन अधिकारी ने बड़ी साजिश के तहत निरस्त कर लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि इस दिन को काले दिन के रूप में देखा जाएगा, जब एक ही प्रत्याशी के तीनों पर्चे कैंसिल कर दिए गए, जबकि पिछले सभी चुनावों में इस मामले में कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं की गई थी। जिन दस्तावेजों को आधार बनाकर पर्चा निरस्त किया गया है, उन दस्तावेजों में से 4 बार नगर पालिका चुनाव वो लड़ चुके हैं और 2 बार चुनाव में निर्वाचित भी हो चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि निर्वाचन अधिकारी के फ़ोन की डिटेल निकलवानी भी ज़रूरी है, ताकि ये पता चल सके कि इस बीच किस राजनीतिक दल का नेताओं का फ़ोन उन पर आया है। दो 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद इतने दहशत में और इतने डरे हुए हैं कि उनकी लड़ने की एक क्षमता जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई। वो चुनाव लड़ने में लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक तरीके से उन्होंने चूड़ियां पहन ली हैं। और चूड़ियां पहनने से मेरा तात्पर्य चौधरी साहब का कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द करना और जोर जबरदस्ती के साथ नामांकन रद्द करवाना, ये उसी चूड़ी पहनने का सबूत भी है। अगर उनमें लड़ने का मादा होता तो लड़ते, चुनाव मैदान में आते। मंगलौर के क्षेत्र की जनता ने लोकतंत्र को
जिताते हुए कांग्रेस पार्टी के लिए वोट किया था और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराया था, तो आज वही डर था भाजपा के सरकार को और प्रशासन को, चुनाव आयोग को, कि ये लाठी डंडे से मंगलौर की जनता नहीं डरी, नहीं दबी, तो ये तो फिर कांग्रेस पार्टी यहाँ जीत जाएगी। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा, जो भी करवाने वाले सुन रहे हो, कि आप लोगों का डर हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, और ये डर आने वाले वक्त में, आने वाले चुनाव में आपको ब्याज समेत मंगलौर की जनता। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के आरोप अब लगाए जा रहे हैं निर्वाचन अधिकारियों पर? मनोज, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? लगता है संपर्क टूट गया है, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि विधायक काजी निजामुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान निर्वाचन अधिकारी पर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन अधिकारी ने निरस्त कुछ पर्चे कर दिए हैं और मिली भगत के आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जानबूझकर 3 पर्चों को निरस्त किया गया है। और काजी निजामुद्दीन ने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पहले भी इन्हीं कागजों के आधार पर वो अध्यक्ष पद पर तैनात होते रहे हैं, लेकिन इस बार 3 पर्चे निरस्त किए गए हैं, जबकि डॉक्यूमेंट्स पूरे थे। और उन्होंने ये भी कहा है कि निर्वाचन अधिकारी के फ़ोन की डिटेल्स भी चेक करनी चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि किस राजनीतिक नेता ने दबाव बनाया है। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं अब? बिल्कुल, देखिए निकाय चुनाव होने से पहले यहाँ पे जो आरोप का सिलसिला है वो शुरू हो गया। लगातार हम देखते हैं कि जब भी कोई चुनाव होता है तो आरोप एक दूसरी पार्टी के ऊपर लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने निर्वाचन अधिकारियों भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि यहाँ से जो चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार थे चौधरी इस्लाम, उनका जो पर्चा था वो यहाँ पे कुछ कारण बताते हुए उसको निरस्त कर दिया गया। हालांकि उनका ये कहना है कि जिस तरीके से अब से पहले जो चुनाव है वो चुनाव जितने भी है उन्हीं पर्चों के आधार पर, उन्हीं डॉक्यूमेंट के आधार पर जब पर्चा दाखिल करने के लिए गए थे, उससे इससे पहले जो चुनाव लड़े थे उसमें तमाम ये डॉक्यूमेंट लगाए गए थे जो अब इस चेयरमैन के चुनाव में लगाए गए। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे मिली भगत से उन्होंने जो है पर्चा जो है निरस्त कर दिया है। लेकिन अब यहाँ पे पूरा जो मामला है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों के सामने रखा है और उन्होंने ये मांग की है कि ऐसे अधिकारियों की जांच होनी चाहिए, उनकी फोन डिटेल निकालनी चाहिए कि किन किन नेताओं के इनके पास में फोन आए, कैसा दबाव इनके ऊपर बनाए गए, तमाम जानकारी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में काजी निजामुद्दीन ने दी है और यहाँ पे पूरे मामले की जांच की मांग की है। जी तो ऐसे में क्या माना जा रहा है, जिस तरह से लगातार पर्चे निरस्त किए गए हैं, तो आने वाले समय में क्या इस पर भी जांच होगी, क्योंकि जिस तरह के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं अधिकारियों पर? बिल्कुल, देखिए हमने लगातार ये देखे कि जो मंगलौर विधानसभा सीट है वहाँ पे अक्सर ही कोई ना कोई विवाद मिल के सामने आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमेशा से हमने देखे कि लगातार अगर विधानसभा का चुनाव है तो हमेशा से यहाँ से कांग्रेस के विधायक ने अपनी जीत दर्ज कराई है। लेकिन अब यहाँ पे चेयरमैन का चुनाव होने जा रहा है, उसको लेके भी यहाँ पे काफी जो लोग थे वो दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे पर्चा निरस्त होने की वजह से कुछ लोगों के जो चेहरे थे वो यहाँ पे मायूस दिखाई दे रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हमने लोगों से बातचीत की, लोगों का भी ये कहना है कि जिस तरीके से ये पर्चा निरस्त किया गया है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। अब यहाँ पे तमाम जो कांग्रेस के जो नेता है वो अब यहाँ पे इसकी जांच की मांग कर रहे हैं कि जो निर्वाचन अधिकारी जिसने पर्चा निरस्त किया है उसकी भी जांच होनी चाहिए, तमाम उसकी कॉल डिटेल निकालनी चाहिए, किन किन लोगों के किन किन नेताओं के उसके पास में कॉल आए हैं और पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लोहाघाट के पास एक टैंकर अनियंत्रित होकर लोहावती नदी में जा गिरा। सूचना मिलते ही पुलिस पल मौके पर पहुंचे और 3 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद कैंटर में फंसे एक व्यक्ति को बाहर निकाला, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया। हालांकि कैंटर वाहन चालक अभी भी लापता है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। हाँ, मेरी पूरी टीम पहुंच चुकी है लोहाघाट से लेकर चंपावत। मैं खुद यहाँ पर खड़ा हूँ। हमारे 2 108 एक 108 पीछे बैकअप में खड़ी हुई है और एक पेशेंट को यहाँ से रिव्यू कर दिया, वो DH में भेज दिया गया है। अभी और कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा नीचे कितने लोग गिरे हुए हैं। पूरे हमारी टीम तैयार है बिल्कुल सर। हाँ ठीक है, बस हमने देखा, मैंने खुद देखा, कुछ ठीक है फिलहाल तो उसको रेफर किया गया है। ठीक है, अभी काफ़ी गहरी खाई में गाड़ी गिरी हुई है
तो हमारी टीम उन्होंने हाँ, ईश्वर की कृपा से सही समय पे सूचना मिल गई और जिस पर हमने हम लोगों ने तुरंत जो है एनडीआरएफ और जो है फायर सर्विस के माध्यम से हमारा पुलिस फोर्स मौके पे एकदम पहुंचा है और सभी लोगों ने अपनी तन मन से बहुत मेहनत से काम किया है और फायर सर्विस और आपका एनडीआरएफ और हमारी लोकल पुलिस की मदद से ईश्वर की कृपा से एक व्यक्ति की जान बच गई है और सुरक्षित उसको जीवित निकाल लाए हैं। दुर्घटना में जो जीवित व्यक्ति है उसके द्वारा 2 लोग थे और एक जो है डैमेज है और दूसरा जो है घायल गंभीर रूप से घायल है जो ये सूचना मिली थी कि कोई एक गाड़ी जो है रिसोर्स के बीच में गिर गई है और इसलिए हम तुरंत सूचना पर यहाँ पर पुलिस और हम लोग सब लोग आए और सारी रेस्क्यू किया। एक व्यक्ति को हमने निकाल लिया है और उसको 108 के जरिए चंपावत इलाज के लिए दिया गया। कांग्रेस पार्षद प्रत्याशियों के नामांकन पर आपत्ति को लेकर नगर निगम में जमकर हंगामा हुआ। 2 वार्ड से प्रत्याशियों का नामांकन निरस्त होने पर कांग्रेस और भाजपा आपस में उलझते हुए नजर आए। दोनों पक्षों में भाजपाई हाथापाई तक हो गई। दरअसल रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ कांग्रेस के कुछ प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर आपत्ति जता रहे थे। इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर निगम में प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने भी पलटवार करते हुए धरना दिया। वहीं बुधवार को दोपहर बाद विधायक काऊ फिर नगर निगम पहुंच गए और जहां पर उन्होंने रिटर्निंग अफसर से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेसी बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। शाम के समय भगत सिंह कॉलोनी से कांग्रेस प्रत्याशी इलियास अंसारी और उनके बेटे वसीम अंसारी का नामांकन निरस्त होने की सूचना सार्वजनिक हो गई तो कांग्रेस के नेता भड़क गए। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हाथापाई ही शुरू हो गई। अरे एनओसी तो एक का तो ये हालत है, चौथी बार लड़ रहा है, 5वीं बार लड़ रहा है। उत्तराखंड का आबकारी विभाग इस साल सरकार की तरफ से निर्धारित राजस्व के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेगा। बता दें कि प्रदेश सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 4,440 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य आबकारी विभाग के लिए निर्धारित किया है। वहीं आबकारी आयुक्त हरि चंद सेमवाल ने बताया है कि राजस्व लक्ष्य के लिए पिछले साल के मुकाबले इस साल 200 करोड़ रुपए ज्यादा रखे गए हैं। साथ ही उन्होंने एक उम्मीद जताई है कि जल्द ही राजस्व लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।